हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम और गैस के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया था। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में पढ़ा था। और यदि आपको परंपरागत ऊर्जा के या शक्ति के साधन का विस्तार से अध्ययन करना है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। आज हम ले रहे हैं जल विद्युत, अर्थात जल के द्वारा शक्ति का निर्माण कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है। एक में पहले आपको बच्चों डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जल शक्ति का निर्माण कैसे होता है। देखिए बच्चों, पहले किसी क्षेत्र के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर एक क्या बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, बांध। और बांध के एक साइड क्या भरा होता है, जल। और बांध के इस प्रकार जल भरा हुआ होता है और उसके बांध से एक क्या निकाला जाता है, पाइप निकाला हुआ या एक ऐसे जल प्रवाह निकाला हुआ होता है। और वह जल प्रवाह जब इसके अंदर से जल को छोड़ा जाता है तो तेज गति से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर रखा हुआ जो टरबाइन होता है वो तेजी के साथ क्या करने लगता है, घूमने लगता है। टरबाइन जब तेजी से साथ घूमता है तो ये सारी का सारा जो टरबाइन का जो हिस्सा है एक जनरेटर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, जनरेटर से जुड़ा होता है। और जनरेटर होता है उस जो जल के कारण जो टरबाइन घुमा है उसमें द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा बनी है, कौन सी ऊर्जा बनी है, यांत्रिक ऊर्जा, उसको किस में परिवर्तन कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। और फिर इस विद्युत ऊर्जा के जो किसी विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर इसको लगाकर विद्युत का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इस जनरेटर को अपन किससे जोड़ते हैं, विद्युत पोल से। किससे जोड़ते हैं, विद्युत पोल से जोड़ते हैं। और विद्युत पोल से सीधा ही हम किसको साथ जोड़ सकते हैं, बल्ब के साथ। इसको अपन इस बल्ब के साथ जोड़ेंगे तो ये बल्ब होता है वो चमकने लगता है। तो इस तरह ये बांध के द्वारा किस प्रकार जल विद्युत हम बना सकते हैं। एक बार हम पुनः बात करते हैं कि पहले किसी बांध के अंदर नदियों के बहते हुए जल को रोक लिया जाता है, फिर पाइप के माध्यम से उस पानी को तेजी से छोड़ा जाता है। और तेजी से छोड़ते हैं तो ये टरबाइन क्या करने लगता है, घूमने लगता है। और घूमने के कारण उसकी जो जलीय ऊर्जा थी, ये कौन सी ऊर्जा, जलीय ऊर्जा थी या जल था, वो घूमने के कारण टरबाइन किस ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा सीधे किस में गई, जनरेटर के अंदर। और जनरेटर उस यांत्रिक ऊर्जा को उन्होंने क्या कर दिया, विद्युत ऊर्जा। और फिर विद्युत ऊर्जा को फिर विद्युत पोल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरित कर दिया जाता। और जब गांव के अंदर, घरों के अंदर जाता है तो उसे बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, इस तरह बहुत सारे चीज है वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जल विद्युत बनाई जाती। और अब इसका विस्तार के साथ हम बच्चों अध्ययन करते हैं। देखिए, बांधों में जल अथवा नदी जल ऊंचाई में गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। पहले बांधों के अंदर वर्षा जल या नदी का जल क्या होता है, ऊंचाई में गिराने के लिए क्या किया जाता, इकट्ठा किया जाता। तो हमने ये भी बनाया था, ये बांध है। बांध के अंदर हमने पहले जल को क्या किया, इकट्ठा किया। क्यों किया, क्यों तेजी से उसको गिराना है। ठीक है, ये बांध के अंदर हो गया। फिर हम बांधों के अंदर से एक पाइप के बाहर बहता हुआ जल बांध के नीचे इस टरबाइन के ऊपर गिरता है। और फिर बांध के अंदर क्या लगा होता है, ये पाइप। और पाइप से वो जो पानी था वो किसके ऊपर गिर रहा था, टरबाइन के अंदर। और जब टरबाइन पर गिरेगा तो टरबाइन तेजी से साथ क्या करने लगेगा बच्चों, गति करने लगेगा या घूमने लगेगा। यही बात हमने की, ये पाइप के माध्यम से पानी किस पर गिर रहा है, टरबाइन के ऊपर, जिसके कारण ये टरबाइन तेजी से क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। और घूमने से ये ऊर्जा किसमें परिवर्तन हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में। फिर घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत को लिए घूमते हैं। और फिर घूमते हुए जो ब्लेड जनरेटर होते हैं
उनको विद्युत के लिए क्या करते थे, घुमाते हैं। या मतलब सीधी सी बात बोलते हैं तो ब्लेड जनरेटर होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तन कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। यह जल विद्युत कहलाती। और फिर यांत्रिक ऊर्जा थी, उसको ये जनरेटर था, उसको इस किसमें परिवर्तन कर दिया, विद्युत ऊर्जा में। क्या कर दिया, विद्युत ऊर्जा। और जो ये ऊर्जा बनी किसके कारण बनी थी, जल के कारण, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जलीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है, जलीय ऊर्जा। याद रखना, ये जो ऊर्जा जल के कारण बनने के कारण से क्या कहा गया है, जलीय ऊर्जा। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। अब देखो, इस जल का जो टरबाइन से घूमता है वो तो उससे विद्युत बन गई, लेकिन ये जल जब आगे बहता है, बहकर चला जाता है किसी नदी नालों के अंदर से, तो इस नहर के ऊपर नहरें निकालकर इस पानी का विभिन्न क्रियाओं के अंदर क्या उपयोग हो रहा है, जिनमें से सबसे पहले लिया गया है क्या है, कृषि क्रिया। किस क्रिया के लिए, कृषि क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, आपके कृषि से संबंधित टॉपिक भी है, आपके आगे आएगा कि कृषि क्या है। तो कृषि की जब परिभाषा पूछते, इसकी सीधी परिभाषा लिखनी है, कृषि मिट्टी या मृदा की जुताई करना, इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन व मुर्गी पालन क्रियाएं कृषि के अंतर्गत आती है। ये किसकी परिभाषा है बच्चों, कृषि की परिभाषा। मृदा की जुताई करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन क्रियाएं कृषि के अंतर्गत आती है। ये हो गई आपकी कृषि की परिभाषा। अब आगे देखते हैं, उपयोग किया जाता। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न होता, और विश्व के अंदर हम मान लो 100% ऊर्जा प्राप्त की जाती। कितने परसेंट, 100%। इसका 1/4 मतलब 1/4 भाग है वो किससे बनता है, जल से बनता है। किससे बनती है, जलीय विद्युत से या जल से बनता है। 1/4 को अपन इस तरह लिख सकते हैं 25%। कितना लिख सकते हैं, 25% लिखते हैं तो भी उत्तर राइट है, और 1/4 लिखते हैं तो भी उत्तर राइट है। विश्व में जल विद्युत अग्रणी उत्पादक देश जैसे पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। और ये है विश्व के महत्वपूर्ण जहां पर जलीय ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। अब हम लेते हैं विश्व को मानचित्र के माध्यम से जलीय ऊर्जा को कैसे, कौन कौन से देश हैं उसको दर्शाते हैं। यदि हम विश्व के नक्शे के अंदर देखेंगे तो जलीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है, और जलीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग उन क्षेत्रों में अधिक क्यों किया जाता है, उन सब के बारे में हम विस्तार के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और उसके क्षेत्र है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपने देखा बच्चों, जो नॉर्वे है और फ्रांस का जो क्षेत्र है, कनाडा का जो क्षेत्र है, वहां पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। और एशिया के अंदर देखें तो जापान के अंदर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और उसको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उसको बाद में देखेंगे कि और कहां कहां जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब ये हमारा विश्व का क्षेत्र है। सबसे पहले क्या बताएगा, पराग्वे। ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है, यहाँ पर पराग्वे कौन सा देश है, दक्षिणी अमेरिका। याद रखना, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है पराग्वे। दूसरा नॉर्वे, ये है नॉर्वे, ये क्षेत्र नॉर्वे। ये नॉर्वे है वो यूरोप महाद्वीप में है बच्चों। कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप के अंदर है। फिर ब्राजील, यहाँ पर है ब्राजील। ब्राजील ये भी कहां पर है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। फिर आपके आता है चीन, यहां पर चीन। ठीक है। चीन के अंदर
कौन सा क्षेत्र आ जाता है? ये पूरा जो संघीय क्षेत्र है, ये सारा ये क्षेत्र आते हैं जो महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादन करते हैं। और चीन कौन से महाद्वीप का देश है? एशिया। ये है विश्व के अंदर जल उत्पादन करने में महत्व। नोट करके याद रखना बच्चों, इन मानचित्र कौशल के अंदर ये नाम दिए हुए ये देश तो है, इसके अलावा और भी जो देश है जो जलीय विद्युत उत्पादन करते हैं। और भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जलीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो विश्व में प्रति व्यक्ति जलीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला देश। विश्व के अंदर प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा जलीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाला जो देश है वो है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे जो देश है जहां पर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जलीय ऊर्जा का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। अब हम लेते हैं भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जलीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भारत यहाँ पर स्थित है, इसको हम थोड़ा सा विस्तारित कर देते हैं। तो ये है हमारा भारत जहां पर जलीय ऊर्जा का क्या होता है? प्रयोग। अब भारत के अंदर कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। तो यहाँ पर जो बांध है हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा के पास भाखड़ा नागल बांध। अभी इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी भी प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमारा गांधी सागर बांध है जो अपन के यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, ठीक है बच्चों। फिर अपन के नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी के ऊपर है। यहाँ पर कौन सा है? नागा अर्जुन बांध, ठीक है बच्चों। फिर अपन के अगला कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ पर जो है कौन सी हुई? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। ये जो क्षेत्र है वो भारत के अंदर महत्वपूर्ण बच्चों जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। अब आपको इन जहां से भारत के अंदर सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है उसके बारे में हम विस्तार के साथ जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप एक शब्द आया दामोदर घाटी परियोजना में, एक शब्द आया था परियोजनाएं। आया नहीं आया? परियोजनाएं। तो ये परियोजनाएं किसकी है? जल की है। तो जल परियोजनाएं हुई। क्या हुई? जल परियोजना। और जल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब इसी के आधार पर जो उद्देश्य है उसी के आधार पर यह परियोजना बनाई जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? नदी पर बांध बनाकर, नदी पर बांध बनाकर उस जल का उपयोग अनेक क्रियाओं या कोष्टक में लिख देते हैं उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। उसे नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, जिसमें अपने सबसे पहले लिया था भाखड़ा नागल परियोजना। यह पढ़ा आपको मालूम होना चाहिए। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है? सतलज नदी पर। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलज नदी पर। और ये पंजाब वो हरियाणा में स्थित है। पंजाब और हरियाणा। और बात याद रख लेना, नोट करके याद लिख रहा हूं, ये जो बांध है
भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। और दूसरे बांध की बात करें तो वो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। यदि हम गांधी सागर बांध की बात करें तो ये जो बांध है चंबल नदी के ऊपर है, चंबल नदी, याद रखना। और बच्चों एक बात याद रखना, नोट करके, ये जो बांध है चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध जो 1960 के अंदर बना था। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध था जो 1960 के अंदर बना था बच्चों। अब 1960 के अंदर यह बांध बनाया गया और उसके बाद इसी चंबल नदी के ऊपर दूसरा सबसे बड़ा जो बांध बना उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। यह चंबल नदी के ऊपर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बांध और ये चंबल नदी के ऊपर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है, जिससे जल विद्युत के रूप में इस जल का प्रयोग होता है। फिर है नागा अर्जुन बांध। कौन सा बांध है? नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध की बात करें बच्चों तो ये कृष्णा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर है, ठीक है। और ये कृष्णा नदी के ऊपर कौन से क्षेत्र में बसा हुआ? आंध्र प्रदेश की साइड बसा हुआ बहुत बड़ा बांध है, जहां से जल का उपयोग विद्युत के लिए भी, मछली पालन के लिए और बहुत सारी क्रियाओं में जल का उपयोग होता है। फिर अपन का अंतिम जो परियोजना बची है वो है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी जो परियोजना है वो अमेरिका की जो परियोजना उसको ध्यान में रखकर बनाई गई बच्चों, और ये जो है दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। अब याद रख लो बच्चों, यदि आपसे पूछे दामोदर नदी के ऊपर बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखना दामोदर नदी के ऊपर बांध बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि दामोदर नदी में पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष जो बाढ़ आ रही थी उसको रोकना था। प्रतिवर्ष जो बाढ़ आ रही थी उसको क्या करना था? रोकना था। इसीलिए दामोदर नदी घाटी के ऊपर किसका निर्माण किया गया था? बांध का निर्माण किया गया था। तो आपको मालूम हो गया कि भारत के अंदर जो बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से जो जल का विद्युत के रूप में उपयोग लिया जाता है वो ये सारे बांधों का हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया। अब हम लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम अपने पूर्वजों से ना लेकर तकनीकी के माध्यम से ले रहे हैं, या फिर ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हमें अपने पूर्वजों से ना मिलकर हमें तकनीकी के माध्यम से मिले हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो इस प्रकार है। गैर परंपरागत का पहला जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। बच्चों सौर ऊर्जा की जो हमें प्राप्ति है वो सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है उससे होती है। और आपके काफी बार एक शब्द आता है सौर तप। सौर तप का मतलब क्या होता है? सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश, या कोष्टक में लिख सकते हो आप ऊर्जा, कोई हम क्या कहते हैं? सौर तप। तो इसी सौर तप से जब ऊर्जा का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं विद्युत के रूप में, तो उसको हम सौर तप या सौर ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सौर तप होता है वो फोटो वोल्टाइक पद्धति के द्वारा सूर्य तप को किसमें कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें कर देता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसको सौर तप या सौर ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं।
सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है या प्रकाश प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा। इसके स्थान पर सौर ऊर्जा की जगह हम सौर तप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सौर तप। तो सौर तप और सौर ऊर्जा दोनों एक ही होती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों, कौन से? सौर सेलों, जिसे हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा होती है वो सौर सेलों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और सौर सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है और फिर सौर सेलों के माध्यम से जो हमने विद्युत बनाई है उसका प्रयोग अन्य क्रियाओं में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गांवों के अंदर या जगहों पर इस प्रकार की एक प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? प्लेट। और यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरती है और फिर प्लेट के ऊपर जब गिरती है तो उसका एक तार होता है, एक इस प्रकार की एक बैटरी में लगा होता है जिसे कहते हैं सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल। और इस बैटरी के अंदर जब जाती है तो इस सौर प्लेट से जो ऊर्जा, तो ये बैटरी उसको किसमें परिवर्तित कर देती है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें कर देती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और फिर इसी बैटरी से जुड़ा हुआ एक तार बाहर निकलता है और फिर उसका उपयोग हम अन्य क्रियाओं के अंदर या लट्टू के अंदर या किसी भी प्रक्रियाओं के अंदर इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो याद रखना, सूर्य की किरणें पहले किस पर पड़ेगी? सौर प्लेट पर। सौर प्लेट पर। और सौर प्लेट उन सूर्य की किरणों को ग्रहण करके फिर किसमें भेजेगा? सौर सेल या सौर बैटरी, सौर सेल में। और सौर सेल उस ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में। और फिर विद्युत ऊर्जा से हम विभिन्न प्रकार के उपकरण को चलाने में उसका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे पंखा है, कूलर है या लट्टू है, उन सबको, या फिर लट्टू की जगह हम बल्ब सबका प्रयोग कर सकते हैं। सौर सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है और सौर सेलों को सौर पैनलों, सौर पैनल का मतलब सौर प्लेटों को इस तरह आपस में जोड़ा जाता है क्योंकि जो तापन और प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त हुआ है उसको किसमें परिवर्तन कर सके? विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में उसका प्रयोग में लाया जा सके या विद्युत शक्ति को उत्पन्न करने में हमारी सहायता कर सके। तो सौर सेलों को सौर पैनलों को सौर सेलों से जोड़कर ताप और प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? सौर बैटरी या सौर सेल। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक। जहां पर सूर्य की किरणें अधिक हो, जहां प्रकाश ज्यादा रहता है, उन क्षेत्रों के अंदर यदि हम सौर ऊर्जा के पैनल लगा लेते हैं या प्लेट लगा लेते हैं, वह ऊर्जा इस तरह बनाना बहुत ही फायदेमंद है बच्चों। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा वर्ष भर हमें मिलती रहेगी और ऊर्जा मिलती रहेगी। क्योंकि यदि अपन पर्वतीय क्षेत्र और उस दूरी क्षेत्र के पास यदि इस प्रकार के पैनल लगाते हैं तो वह वर्ष पर सूर्य का प्रकाश ना मिलने के कारण वहां पर पूरे वर्ष सौर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही सौर ऊर्जा के जो पैनल लगाना ज्यादा लाभदायक होता है। अगला बिंदु, सौर ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक। और सौर ऊर्जा के जो पैनल है उस समय ही एक बार खर्चा आता है, उसके बाद इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करके लाभ प्राप्त किया जा सके। इसलिए बहुत ही क्या है? लाभदायक है, क्योंकि इसके प्रयोग सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर आदि में किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है हम सौर तापक के रूप में भी कर सकते हैं, सौर कुकर के रूप में भी कर सकते हैं और सौर ड्रायर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आपसे पूछ ले, सौर ऊर्जा के लाभ क्या है, सौर ऊर्जा की हानि क्या है? तो सौर ऊर्जा के कुछ ऐसे लाभ हैं और कुछ क्या है? हानि है। तो सबसे पहले असमाप्ति। सौर ऊर्जा क्या होती है? असमाप्ति। मतलब सौर ऊर्जा को आप जितना चाहे उपयोग कर सकते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। क्यों? जब तक सूर्य की प्रकाश मिलता रहेगा तब तो सौर ऊर्जा की क्या है? प्राप्ति होगी। यदि हम कोयले का प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं, गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो समय के साथ क्या हो जाएंगे? एक दिन खत्म हो जाते हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश कितना भी लंबे वर्ष गुजर जाए फिर भी कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसे क्या कहा गया? असमाप्ति।
फिर प्रदूषण मुक्त, यदि हम कोयले से, पेट्रोलियम तत्वों से, यदि हम गैस से, इन 3 तत्वों के माध्यम से हम ऊर्जा बनाते हैं तो उससे निकलने वाले धुएं और अपशिष्ट पदार्थों से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रदूषण होता है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश से हम जब विद्युत बनाएंगे बच्चों, तो उससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रदूषण मुक्त कहलाएगा। कैसा प्रकाश कहलाएगा, प्रदूषण मुक्त। या कैसी ऊर्जा कहलाएगी, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहलाएगी। आपने देखा कि प्रदूषण हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर ज्यादा सरकार और लोगों के द्वारा जोर दिया जा रहा है। आपको मालूम भी है प्रदूषण क्या है, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि प्रदूषण क्या है। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों कि प्रदूषण या पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा पूछे तो आप सीधे शब्दों में दे सकते हैं, जब पर्यावरण के अंदर अवांछित तत्वों का मिश्रण हो जाता है। जब पर्यावरण के अंदर अवांछित तत्वों का मिश्रण हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषण। और यदि आपसे पूछ ले प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। ये जो प्रदूषण है जो अलग अलग प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। फिर अपन सौर ऊर्जा की हानि पूछते हैं, खर्चीला। यदि अपन सौर प्लेट कहीं स्थान पर एक बार स्थापित करते हैं उस समय बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, इसलिए इसमें पैसे खर्च ज्यादा होने के कारण से क्या कहा गया है, खर्चीला। अगला स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी। यदि हम स्रोत है जो सूर्य का स्रोत है और यदि अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम विस्तृत कर देते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी। तो इस तरह आपने देखा बच्चों परंपरागत और गैर परंपरागत के जो ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें भी यदि हम मुख्य रूप से अंतर देखें तो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है वो अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं जो समय के साथ क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है बच्चों वो कितना भी उपयोग करो समय के साथ कभी खत्म नहीं होगी। पहला पॉइंट, परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है वो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण की, ठीक है। जबकि गैर परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत है वो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के भी क्या पाए गए, अंतर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज अपने इस वीडियो के अंदर एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो जलीय विद्युत था उसके बारे में पढ़ा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो सौर ऊर्जा था उसके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।